Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Yes. थोड़ा सा कुछ चेंज करते रहना चाहिए. बीच में सर का ना एकदम कड़क. Yes. तो आप सबके पास तो बीकॉम का डिग्री आ ही गया होगा नीचे वाला. नहीं, मेरे पास तो एमकॉम है. आपका बीकॉम हुआ नहीं हुआ अब तक? बीकॉम तो धीरे धीरे हो ही जाएगा और एमकॉम भी धीरे धीरे हो जाता है. मैंने एमकॉम कब करा था? सीए बनने के 2 साल बाद मैंने एमकॉम करा था, वो भी मजाक मजाक में. बिल्कुल मैं और मेरा पार्टनर हम ऐसे बैठे एक दिन शाम में, यार क्या करें, सीए तो कर लिया, अब 2 साल हो गए, प्रैक्टिस चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, क्या करें, कुछ अलग करते हैं. तो कह रहे चलो एक काम करेंगे, एमकॉम कर लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत लगने नहीं वाली. तो हमने पुणे यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल एमकॉम का फॉर्म भरा और हम एग्ज़ाम देने मालेगांव जाते थे. 2 साल वैसा किया एंड 14 डेज हमने डेडिकेट करे. 7 दिन फर्स्ट ईयर के, 7 डेज नेक्स्ट ईयर के. तो हम उसको पिकनिक की तरह ट्रीट करते थे कि भैया अब ये हफ्ता भर हम कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल गाड़ी ड्राइव करके मालेगांव जाएंगे, वहाँ एग्जामिनेशन देंगे, आते आते बिल्कुल होटल में मस्त से खिचड़ी वगैरह खाना खा के घर आएंगे. तो मतलब 7 डेज का पिकनिक रहता था हमारे लिए. तो मज़ा मस्ती करने के लिए हमने एमकॉम कर लिया, है ना. तो ऐसा आप भी कर सकते हो. बिकॉज बोलिए. मेरा फर्स्ट ईयर तो एक ही बार गया. हाँ अभी बेटा पेंडेमिक है ना आपका, तो क्या करें. बाकी हमने कॉलेज में तो मैंने तो बीकॉम के टाइम कॉलेज के पूरे मज़े लूटे. मैंने बताया आपको, बिल्कुल गैदरिंग में डांस करा, टाई डे अपन जाते थे, ट्रेडिशनल डे रहता था, हम लोग जाते थे. यार यही तो मौका होता है कॉलेज में जाने का. और अगर तुम लड़के हो और तुम कॉलेज में ऐसे मौक़ों पर जा रहे हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हां भावना पोचल्यात ना तुमच्यापर्यंत. बस बस बस. तो यार वो एक मज़ा अलग होता है. यू हैव टू जस्ट एन्जॉय दैट टाइम. लेकिन अभी आप वो टाइम एन्जॉय नहीं कर सकते बिकॉज पेंडेमिक ने आपको घर पर जकड़ के रखा हुआ है. लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मौका मिले तो कॉलेज के गैदरिंग में जाना चाहिए, कॉलेज के ट्रेडिशनल डे में जाना चाहिए. अभी बीएमसीसी में ना बहुत सारे डे होते थे तो मैं हर डे अटेंड करता था, भले मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, अपन जाके बैठ जाते थे. क्यों? नए लोगों से मिलेंगे, कुछ तो नई पहचान बनेगी. रूम पर बैठ कर क्या होने वाला. अभी हम लोग वहाँ पर रूम पर रहते थे पुणे में, तो रूम पर बैठ कर भाई क्या होगा, बस बैठेंगे याद करेंगे. उससे अच्छा वहाँ चलो, कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नई बातें बनेगी, तो मज़ा आता है. तो यू शुड एन्जॉय दैट टाइम बिकॉज लाइफ में जब आप आगे बढ़ जाते हो तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीछे डिस्कस करने के लिए किस्सा भी तो चाहिए आपके पास. नहीं तो कुछ किया ही नहीं है अगर आपने लाइफ में, तो क्या मतलब है मुझे बताइए. मज़ा भी करना चाहिए आपने डेफिनेटली. लड़के आंसर करें. व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स मज़े नहीं करती है क्या? नहीं, गर्ल्स का आधा टाइम मुझे पता है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, पार्लर, यही नहीं. हाँ बारहवीं का गेम में जाता है. वो बारहवीं को ड्रेस पहनाएंगे, बारहवीं को बाल पहनाएंगे, बिल्कुल है.
उसकी आईलाइनर का मेकअप वगैरह करेंगे। अरे क्या, पहले ही क्लियर कर दिया ना, वो नहीं खेलते ऐसा कुछ। अरे क्या भैया, मैंने सीए फाइनल में हमारा जो ग्रुप था 7-8 लोगों का, उसमें 2 लड़कियों को सीए फाइनल के एफआर के क्लास में ये गेम खेलते हुए मैंने खुद देखा है। तो मैं उस टाइम समझ गया भैया, अलग ही लेवल है ये, अलग ही लेवल वो है। लड़कियां करती हैं, हम नहीं वैसे। बारबी का मतलब, बारबी का जो फैन फॉलोइंग है वो अलग ही लेवल पर है कि नहीं? मतलब जो भी इंटर पास होगा दोनों लोग सर की तरफ से उनको बारहवीं का सेट। बारबी का सेट। अरे बाप रे बाप, मैं मतलब उस दिन मैं उनका, ये क्या कर रहे तुम एफआर के क्लास में फाइनल में लड़कियां बारबी का गेम खेल रहे हो, क्या चल रहा है? बट ठीक है भैया, कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बड़ी है। वी कांट से एनीथिंग टू एनीवन, बट यस, ऑल आर नॉट लाइक जैसे दैट। पबजी है ना, वैसे हाँ इसके लिए बारहवीं हाँ, है। हम भी क्या पागलों की तरह, हम भी तो पबजी खेलते हैं बच्चों के साथ। हाँ, ये भी आप भी तो खेलते हो ना डेफिनेट, अरे GTA। मैं तो जीटीए आज भी खेलता हूँ। ये जिस सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, उसी सिस्टम में जीटीए सैन एंड्रियास भी है और जीटीए वाइस सिटी भी है। मैं जीटीए 6 का वेट कर रहा हूँ कब वो आए और उसको इंस्टॉल करे। हाँ, तो बच्चा बना रहना चाहिए, आपने थोड़ा सा मजा करना चाहिए, बिल्कुल भी। वीडियो गेम्स का क्रेज तो है, लेकिन बारबी अलग ही लेवल पर है, बेस्ट है बारबी। अच्छा, मैं अकेला नहीं बोल रहा, सारे बॉयज मेरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? वो तो यस बात ही मत करो। नंबर देख लो बॉयज का। हाँ, बारबी अलग ही लेवल पर है भैया, बारबी की फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पर है। सर, हम उनमें से कोई नहीं। अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए कम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करेंगे और आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या लगता है, व्हाट इज कम्पिटिटिव एडवांटेज? एंड ओवर अदर आर कॉम्पिटिटर्स। वॉट एवर एक्स्ट्रा वी अर्न एज कंपेयर टू अवर कंपिटिटर्स, उसको हम बोलेंगे बेटा कम्पिटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितनी अर्निंग हो रही है आपकी, है ना? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसमें सर हमको क्या क्या देखना है, नीचे देखते हैं। मेनली आपका जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कौन सी तरीके से आएगा, एक बार थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेते हैं। If a company's strategies result in superior performance, it is said to have a competitive advantage. Strategic management involves development of competencies that managers can use to achieve better performance and a competitive advantage for their organization. Competitive advantage is achieved advantage over rivals when a company's profitability is greater than the average profitability of the firms in the industry. सिंपल भाषा में, आप जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो अपने कंपेटिटर के मुकाबले, वो ही है आपका कंपेटिटिव एडवांटेज। अब ये आता कहाँ से, मतलब ये जो है ना, आता कैसे है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है बेटा, इसका डिटेल में डिस्कशन हमने किया। तो वन ऑफ द सोर्स इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। और किससे आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए आपको लगेंगे रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। अब ये दो अलग अलग टर्म्स है, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। सर व्हाट इज अ रिसोर्स एंड व्हाट इज अ कैपेबिलिटी? मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब क्या होता है भैया, बताओ। सर मतलब एक्सटर्नल चीज हो, इनपुट लगते हैं, वो कैपेबिलिटी मींस इंटरनल चीज जो अपने आप डेवलप किए बिजनेस में। ओके, फेयरली करेक्ट। या बोलो। ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। रिमोट रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, अच्छा। और तो फिर ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स इज अ करेक्ट आंसर। कैपेबिलिटीज क्या होती है? रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने के लिए कैपेबिलिटीज। ओके, मतलब रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, है ना? आपके पास बहुत रिसोर्सेस है लेकिन यूज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। आपके पास बहुत क्षमता है, बहुत आप ज़्यादा कैपेबल हो, लेकिन रिसोर्सेस ही नहीं है आपके पास, तो काम नहीं बनेगा। तो बोथ ऑफ दिस गो हैंड इन हैंड। अब रिसोर्सेस मतलब बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो, आपके एसेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल, आपका कैपिटल, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका टेक्निकल नो हाउ, आपका R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिसोर्स, है ना? एक्सटर्नल से फंड्स आए आपको, आपने इक्विटी कैपिटल उठाया, आपने डेट कैपिटल उठाया, आपने बाहर के लोगों से वेंचर कैपिटल फंड लिया,
जैसे हमने एग्जांपल लिया था उस केस में स्वॉट एनालिसिस में कि इन्वेस्टर नासिक में आए और वो हमको क्या देने वाले, फंडिंग. सो दैट इज इवन अ रिसोर्स. सो रिसोर्सेस का सबसे पहले तो होना जरूरी है. जरा देखिए, tangible resources are assets that can be seen and quantified. Example, production equipment, manufacturing plants, etc. अब इधर जो tangible की डेफिनेशन है उससे ज़्यादा ही आपको पता है, बिकॉज हमने AS10 पढ़ रखा है. tangible intangible, अरे पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? Intangible resources include assets that typically are rooted deeply in the firm's history and have accumulated over a period of time. अब intangible assets में क्या क्या आएगा? आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पीछे हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ पेटेंटेड आपका कोई प्रोडक्ट है और आगे चल के भी आप इसको डेवलप करते ही हो. जैसे एप्पल कंपनी एक साल में 200 से भी ज़्यादा पेटेंट फाइल करता है एप्पल अपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड. क्यों करता है सर? बिकॉज एप्पल को पता है मार्केट में कॉपी कैट्स बहुत है. पीछे वो भी चला था कि एप्पल और सैमसंग में बिल्कुल झगड़ा हो गया था यूएस में. एप्पल ने बोला था कि सैमसंग हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे ही तरह प्रोडक्ट बना रहा है, और वो उनका कोर्ट में वहाँ पर बिल्कुल झगड़ा चल रहा था. द आउटकम वाज दैट एप्पल ऑब्वियसली वन द केस बिकॉज उनके पास पेटेंट है उस चीज़ का. तो ये आपके रिसोर्सेस है जिसका आप यूज़ करके कंपिटिटिव एडवांटेज आपको आएगा. व्हाट अबाउट कैपेबिलिटीज़? Capabilities exist when resources have been purposefully integrated to achieve a specific task or a set of tasks. These tasks range from human resource selection to product marketing and research development activities. कुछ examples आपके सामने. Effective use of logistics management technique, effective and efficient control of the inventory, effective customer service, innovative merchandising. Innovative merchandising मतलब क्या? What is the concept of merchandising? आप जरा बताना, तब तक मैं आगे रीड कर रहा हूँ. Product and design quality and digital technology. What is innovative merchandising? अभी देखिए, बताता है आपके इनोवेशन क्या होता है, इनोवेटिव क्या होता है. मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्लेस करते हो, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है. ना अभी पुणे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है रोवेट मोटर्स. क्या आपने इनका नाम सुना है? रोवेट मोटर्स, हाँ या ना? नहीं सुना है शायद. रोवेट मोटर्स. अभी चलिए इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और इन्होंने बड़ी ही नॉर्मल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर ये करते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइनिंग देखिए आप, डिज़ाइनिंग नेक्स्ट लेवल पर है. आपको लगेगा क्या डिज़ाइन है, वाह मतलब बढ़िया. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी इनकी डिज़ाइंस. आप देखिए आपको कैसी लगती है. इसको कहते हैं इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग, कि हाउ कम यू कैन इनोवेट एंड प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. यह है उनका सिंबल, रोवेट फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी. अरे भैया साइट लोड हो जा रहे. ठीक है, ये लोड हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. और एक चीज़ कल रिसर्च और मैं कर रहा था तो एक चीज़ मेरे को और पता चली. याद है हमने वो चीज़ देखी थी कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, याद आ रहा है वो आंसर है ना? उसमें हमने क्या देखा था, 4 पॉइंट्स कौन से थे, एक बार बताना मुझे. एंड अनसब्स्टिट्यूटेबल. मैंने आपको बताया था कि अनसब्स्टिट्यूटेबल बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, लेकिन मुझे कल एक एग्जाम्पल मिल गया और मेरी इच्छा है वो एग्जाम्पल आपको बताने की. एक ही वो ऐसा प्रोडक्ट है दुनिया का जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, एक ही प्रोडक्ट है वो. मैंने इतनी रिसर्च करी और कल ऐसी आर्टिकल मैं रीड करा था. आपको मैंने बताया कि मेरी हैबिट है, मैं रात में थोड़ा सा आधा घंटा रीडिंग करता हूँ रिसर्च पर्पज़ के लिए. तो एक मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरी दुनिया में. क्या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट का गेस वर्क कर सकते हो? एनी गेसेस कि वो क्या हो सकता है? बोलिए. क्या? नहीं, मतलब उस कंपनी का वो जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में. चलिए अभी आई गेस ये रोवेट वालों की वेबसाइट खुल रखी है. अब इनकी डिज़ाइंस को देखते हैं, अब इनके प्रोडक्ट्स को देखिए आप. ये देखिए ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं. जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट का डिज़ाइन. ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिज़ाइन को देखिए ज़रा. एक है इलीक, एक है रेम. जेपॉप का भी इमेज लोड हो रहा है. सबसे बेस्ट स्कूटर मेरे को इनका ये लगता है, वेगाट्रॉन नाम है, वेगाट्रॉन. लेकिन इनकी वेबसाइट की लगी पड़ी है लगता. ये देखिए ये है उनका स्कूटर वेगाट्रॉन.
जस्ट लुक एट द डिजाइन ऑफ दैट स्कूटर, सही सा लग रहा है। और उनका एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है जिसका नाम है ट्रोनो, कुछ अलग सा ही नाम है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ, रेंज भी अच्छी है, रेम भी अच्छी है, रेम भी अच्छी है। ये देखिए, ये उनका इलीक है, ये रेम है, ये जेपॉप है। उनकी बाइक तो देखिए ट्रोनो कैसी लग रही है, उसकी कीमत केवल 1,32,000 है, एंड इट्स एन इलेक्ट्रिक बाइक। और ये उनका वेगाट्रॉन। तो ये है बेटा आपका इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग, मतलब है तो इलेक्ट्रिक लेकिन डिजाइनिंग ऐसा करा है कि कस्टमर को लगता है क्या प्रोडक्ट है यार, इसकी प्राइस तो और भी हो सकती है। मतलब ऐसी बाइक के लिए लोग 2-2 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाना है। तो इन्होंने इसकी प्राइस 1,32,000 35,000 के आसपास जो है वो रखी हुई है। तो रॉवेट मोटर्स का ये है इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग। अब हम वापस चलेंगे अनसब्स्टिट्यूटेबल वाले पे, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल पे। एनी गेस? इलॉन मस्क की वो कंपनी है। अच्छा, अभी मैंने नाम तो बता दिया आपको कि इलॉन मस्क की कंपनी, तो कौन सी कंपनी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मार्केट में? नहीं, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो कंपनी है उसने एक रॉकेट बनाया है विच इज़ अ रीयूजेबल रॉकेट। उस प्रोडक्ट का नाम है फैल्कन 9, है ना, उस प्रोडक्ट का नाम है फैल्कन 9। बस वो इंटरनेट चले थोड़ा सा, मैंने शायद गलत वाईफाई जोड़ रखा है। अरे कौन सा, हाँ ये रहा, आईबॉल का जोड़ना था, मैंने दूसरा जोड़ लिया इधर, इसलिए चल नहीं रहा था। यस, अब आईबॉल से चलेगा बढ़िया सा। स्पेसएक्स ये कंपनी है, इनका ये प्रोडक्ट है फैल्कन 9। ये फैल्कन 9 दुनिया का एक ही ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है। सर ना, व्हाट इज अ रीयूजेबल रॉकेट? आप जानते हो व्हाट इज अ रीयूजेबल रॉकेट, या रॉकेट क्या होता है? थोड़ा सा आपको नहीं, हाँ, स्पेस से वो रिटर्न भी आता है। आप जरा देख लीजिए एक बारी, रॉकेट लॉन्च का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए कि कैसे होता है ये। आपको पता चलेगा कि रीयूजेबल, इसको क्या सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है मार्केट में, आपको पता चलेगा। नॉर्मल रॉकेट कैसे काम करता है, अब देखिए ये ऊपर ऊपर जा रहा है, एक होता है स्पेस शटल और उसको ऊपर ले जाने के लिए होता है बेटा रॉकेट, है ना। तो ज़रा इसको देख लीजिए, ये नॉर्मल वाला केस है। अब देखिए ये जो बीच में लगा है पीछे प्लेन की तरह, वो है आपका स्पेस शटल, लेकिन जहाँ पर वो दोनों आग लगी हुई है वो है आपका रॉकेट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है इतनी दूरी पर, थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ वीडियो को, हाँ ये देखिए, ये जो नीचे प्लेन की तरह लगा हुआ है ये आपका स्पेस शटल है, और वो जो ऊपर जहाँ से धुआं निकल रहा है बेटे वो रॉकेट है। अब वो रॉकेट्स निकल जाएंगे और स्पेस शटल स्पेस के ऑर्बिट, मतलब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए होगा वो, हो जा भैया, हाँ देखो वो निकल गया रॉकेट, वो रॉकेट निकल चुके, और अब वो स्पेस शटल जो है वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। वो रॉकेट का काम था उसको उस प्रेशर से ऊपर लेकर जाना। अब ये नॉर्मल रॉकेट क्या होता है, ये जो निकल गया वो बर्स्ट होके अर्थ पे वापस आ जाता है, या फिर अगर और ऊपर चला गया तो स्पेस में ही घूम जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन इलॉन मस्क ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम कोई ऐसा रॉकेट बनाए जो स्पेस शटल को अर्थ के ऑर्बिट के वहाँ तक छोड़ दे और वापस यहाँ पर नीचे आ जाए, उसको बोलेंगे रीयूजेबल रॉकेट। तो ये वो प्रोडक्ट है उनका फैल्कन 9, और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, एक ही है ये, ऐसा एक ही प्रोडक्ट है। सो क्या ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या इसका नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ या ना? सर मतलब मैंने एक्चुअल में ट्राई करके देखा था और वापस लाना है। ऑब्वियसली ये देखिए ना, आप यूट्यूब पे आपको बता देते हैं स्पेसएक्स रीयूजेबल, अरे रीयूजेबल रॉकेट, शायद यही वाला है, हाँ सेकंड है क्या उसमें, लेट मी जस्ट सी इसमें दिखेगा क्या, वैसे सब इसमें ज़्यादा ही डिटेलिंग है, सेकंड वाला है शायद, हाँ। ये वीडियो को देखिए आप, रीयूजेबल रॉकेट ऐसे काम करता है, वो वापस आके रुक जाता है नीचे, समझ रहे, ऊपर जाएगा स्पेस शटल को लॉन्च करेगा और वापस आकर रुक जाएगा। लेट मी सी, आई कैन जस्ट शो यू द एग्जैक्ट मूवमेंट। हाँ यहाँ पर देखिए, आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी दिखाया हुआ है और प्रैक्टिकली भी। ये दीदी को मत देखो आप, रॉकेट पर ध्यान दो, यहाँ पर देखिए
एनिमेटेड फॉर्म में आपको दिखाया कि कैसे होगा, ग्राउंड लैंडिंग कैसे होगी। यहाँ से वो निकलेगा, छोड़ देगा, और ये देखो वो रीयूजेबल रॉकेट ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में अभी भी है, वो फिर नीचे आकर वापस उसी जगह पर रुक जाएगा। इसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट। और एक्चुअली ये उन्होंने प्रूफ किया है, इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, और इनको नासा की तरफ से ये भी मिला है, कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है उसी चीज़ का। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, वो लॉन्च होने के बाद नीचे आता है, ये देखिए आ रहा है रॉकेट। दिस इज फैल्कन 9। ये एक ही है दुनिया में, एक ही प्रोडक्ट है ऐसा जिस कोई बना ही नहीं पा रहा है ऐसे। तो यह इलॉन मस्क बहुत बढ़िया आदमी है, कुछ ऐसा इनोवेशन अलग करते रहते, नाम है उसका बेटे फैल्कन 9। चलिए, सो दैट इज अ नॉन सब्सटीट्यूटेबल कोर कॉम्पिटेंसी, जो ऐसी कुछ ही कंपनीज के पास होता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी भी मैंने बताया कि बहुत रेयर है, लेकिन तब मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था, कल एकदम से मिला, मैंने कहा आपको बताएंगे अगले दिन। चलिए हम लोग बेटा कोर कॉम्पिटेंसी पे वापस आते, किधर गया रे कोर कॉम्पिटेंसी, नीचे है क्या? हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिसोर्सेस वगैरह का हो गया। अब इंपॉर्टेंट आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस आपके वही तीन भाई, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, और एसएम के लिए क्राइटेरिया भी। क्राइटेरिया कुछ भी आया आंसर आपको यही लिखना है। तो आपके रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए, मतलब जो आपके टेंजिबल इनटेंजिबल जो एसेट्स है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी है। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी इन अ निगेटिव सेंस बताएंगे क्या होता है, एंड फोर्थ इज एप्रोप्रिएबिलिटी। अब इस पर चर्चा करेंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ड्यूरेबिलिटी, आप ही बताइए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टिकने वाला। क्या आपका लॉन्ग टर्म चाहिए एसेट? डेफिनेटली, एसेट का डेफिनेशन ही तो वो है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे आएगा, हम उसी को एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा अकाउंट्स में सीखा है आपने, वही वाली बात हो रही है कि आपका जो रिसोर्सेस है ये लॉन्ग टर्म टिकेगा तो तुमको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आते रहेगा। सो इट शुड बी ड्यूरेबल। जरा देखिए, द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन depends in part on the rate at which firms' resources and capabilities deteriorate. In industries where the rate of product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete. Similarly, capabilities which are the result of management expertise of the CEO are also vulnerable to his or her retirement or departure. इसीलिए आपके resources durable होने चाहिए, वरना आपका competitive advantage long term तक sustainable नहीं रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसफरेबिलिटी, एक बार रीड करेंगे आपको समझाएंगे। इवन इफ द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, it is likely to be eroded by competition from rivals. The ability of rivals to attack position of competitive advantage relies on their gaining access to the necessary resources and capabilities. The easier it is to transfer the resources and capabilities between companies, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them. What is the meaning of the term transferability? आपके रिसोर्सेस है ना, मोबाइल होने चाहिए, आपको उसको मूव करते आना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। कंपनी ए से उठा के कंपनी बी में डाल दिया। अब जैसे देखिए, नैनो का प्लांट पहले टाटा ने वेस्ट बंगाल में डाला था, वो न्यूज़ और उसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ। नैनो इस गाड़ी का पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा ने डाला था किधर, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर कुछ तो लेबर इश्यू हो गए और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको प्लांट को डालने नहीं दिया, तो टाटा ने पूरा प्लांट उठा के कहाँ इसको इंस्टॉल कर दिया, गुजरात में। गुजरात में इंस्टॉल कर दिया। ये होते हैं आपके रिसोर्सेज की ट्रांसफरेबिलिटी। तो अगर वो ट्रांसफरेबल नहीं होते तो इतना जो तुमने पैसा इन्वेस्ट किया वो तो वेस्ट हो जाता। तो ऐसा नहीं कि कुछ उनका पैसा वेस्ट नहीं हुआ, डेफिनेटली पैसा थोड़ा सा वेस्ट हुआ, लेकिन कंप्लीट वेस्टेज नहीं हुआ। वही वाला पॉइंट है कि आपके रिसोर्सेस इजीली ट्रांसफरेबल चाहिए। व्हाट इज इमिटेबिलिटी? व्हाट इज इमिटेबिलिटी? इमिटेबल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? कॉपी करना। तो इमिटेबिलिटी मतलब यहां पर किस सेंस में बोला गया है, चलिए देखते हैं। इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेस्ड
by a would-be imitator, then they must be built from the scratch. How easily and quickly can the competitors build the resources and capabilities on which a firm's competitive advantage is based? This is the true test of imitability. यहाँ पे आपको imitability को निगेटिव सेंस में लेना है कि आपके रिसोर्सेस इजीली इमिटेबल नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आपके रिसोर्सेस ऐसे कि जिसको कोई भी कॉपी कर रहा, तो फिर उससे उसमें और आप में डिफरेंस क्या रह गया? तो दे शुड नॉट बी इजीली इमिटेबल. यही चीज हमने कोर कॉम्पिटेंसी में हम उसको बोल रहे थे कॉस्टली टू इमिटेट. याद आ रहा है? कोर कॉम्पिटेंसी के आंसर में अभी वो पॉइंट देखा ऊपर, क्या था? कॉस्टली टू इमिटेट. उसी को यहाँ पर बोला गया इमिटेबिलिटी. तो यू हैव टू टेक इट इन अ निगेटिव सेंस कि इमिटेबल नहीं होना चाहिए ताकि कोई इजीली हमारी कॉपी ना करे. एप्रोप्रिएबिलिटी. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएबिलिटी? एप्रोप्रिएबिलिटी क्या होता है? कॉस्टिंग वाला टर्म है, जरा देखना. एप्रोप्रिएबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस even where the resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage. There is an issue as to who receives the return on these resources. आपने कॉस्टिंग चैप्टर में ओवरहेड्स पढ़ा है? कॉस्टिंग के सिलेबस में ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा है आपने? ओवरहेड्स में क्या करते हैं आप? अपोर्शनमेंट करते हैं. कोई तो एक कॉमन खर्चा होता है, उसको अलग 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 डिपार्टमेंट्स में कुछ तो रेशियो में आप उसको अपोर्शन करते हैं. ये क्यों करते हो आप? वाई डू यू डू दिस? वाई डू यू डू दिस? वो ओवरहेड्स को अपोर्शनमेंट क्यों चाहिए? फॉर बेटर चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स. फॉर बेटर चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स मतलब क्या? वो जो अपोर्शनमेंट कर रहे हो बेसिकली वो एप्रोप्रिएशन ही है. वो खर्चे को आप प्रॉपरली प्रोडक्ट्स के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली उस डिपार्टमेंट का कितना रिटर्न तुमको जनरेट हो रहा है. क्या उसमें खर्चा ज़्यादा लग रहा है या उसमें प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा हो रहा है? हो सकता है कि इस अपोर्शनमेंट को आप प्रोडक्ट्स में भी डिवाइड करो. तो यही वाली बात है, आपके रिसोर्सेस को प्रॉपर प्रोडक्ट्स में आपको एप्रोप्रिएट करते आना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगी है और एक्चुअली कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा लॉस मेकिंग है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस और रिसोर्सेस में खर्चा आता है और उसी की बात हो रही है. सो व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस? बड़ा सिंपल सा आंसर है. ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी इन अ निगेटिव सेंस, एंड फोर्थ है आपका क्या? एक बच्चे ने हैंड रेज किया, बोलो यश क्या कह रहे हो? इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेज बाय अ वुड बी कंपेटिटर देन दे मस्ट बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, लेट अस से फॉर एग्जांपल हमने वो फैल्कन 9 देखा. अब फैल्कन 9 बनाने के लिए इलॉन मस्क के पास कुछ तो एसेट्स होंगी, ये उसकी रिसोर्सेस है. ये रिसोर्सेस कोई दूसरा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अगर परचेस करने का मतलब सोचे तो नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसने परचेस नहीं करा है, वो उसने डेवलप किया हुआ है. तो उसके लिए ये डेवलप करना डिफिकल्ट है. इट इज नॉट ईजी टू इमिटेट. दैट इज व्हाट इज रिटन. गेटिंग दिस पॉइंट? तो ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएबिलिटी सब बिलिटी है. एक बार फिर से, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, आगे क्या? कौन से दो? इमिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएबिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस डायरेक्टली आंसर आ जाता है यहाँ से. चैप्टर नंबर 2 से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. केस स्टडी बहुत रेयरली आती है. केस स्टडी के लिए उनके पास चैप्टर 4, 5, 6 है और हम जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ. बिकॉज उधर कॉन्सेप्ट ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि केस स्टडी बनता है उधर. अभी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ वैल्यू क्रिएशन? यस, कैन एनीबडी टेल मी वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होगा? वैल्यू क्रिएशन जरा. कस्टमर्स को अलग फील देने का. कस्टमर्स को अलग फील देने का? क्या फील देने का? मतलब सबसे कुछ तो भी अलग ऐसा. ओके. मार्केट या उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपने नाम डेवलप करना. ओके. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कस्टमर फोकस्ड है. तो जो तनिष्क कह रहा है दैट आंसर मेक्स सेंस. ब्रांड वैल्यू डेवलप करना इज अ डिफरेंट थिंग. और बताइए, जरा पढ़ के बताइए और क्या समझ रहे हैं आपको?
ये है पूरा कंटेंट आपके सामने। यूटिलिटी ज़्यादा मतलब कंज्यूमर सर्विस ज़्यादा प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू कस्टमर, प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू कस्टमर एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका जो कोर आंसर है वो ये है, दिस पैराग्राफ इज द कोर आंसर। सर कम करते सारा सर चर्चा में सबसे फंडा। करेक्ट। अब देखिए, जब आप मारुति सुजुकी की कार लेते हो और जब आप BMW लेते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? BMW इज अ लग्जरी बट मारुति सुजुकी इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, है ना। मतलब अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो, एक नॉर्मल एवरेज इनकम वाले इंडियन की बात करो, उसको ऑप्शन देंगे, भैया तुमको हम 1 करोड़ रुपए देंगे डोनेशन में, है ना, और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम या तो BMW ले लो या तो तुम मारुति सुजुकी की कार ले लो, तो वो क्या चूज करेगा? क्यों? ये आंसर क्यों आया आपके मन में? क्यों मारुति सुजुकी? बिकॉज जितना पैसा तुम कार के लिए देते हो, आपको लगता है वो कार उतनी वर्थ है ना, उसकी मेंटेनेंस भी कम है, कार भी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लग्जरी गुड्स को यूज करने वाले परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन मास पॉपुलेशन तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पर ही काम करेगा। तो वैल्यू क्रिएशन इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। वैल्यू क्रिएशन मतलब जो फर्म ने प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है, कस्टमर के माइंड में उसकी वैल्यू कितनी है? क्या कस्टमर के माइंड में ऐसा है कि यार ये ना पैसा ज़्यादा लेता है लेकिन प्रोडक्ट इतना कुछ खास नहीं है। वही अगर आप Xiaomi का मोबाइल लेते हो तो आपको लगता है 15,000 का फ़ोन है, लेकिन फील तो 25-30 हज़ार का फ़ोन वाला आ रहा है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेते हो, उसमें भी क्या कर रहे हो आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉलिंग, इससे ज़्यादा तो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं रहे। तो आपने पैसा केवल लोगों का दिया है वहाँ पर, लेकिन Xiaomi में आप पैसा भी दे रहे हो तो आपको यूटिलिटी भी मिल रही है उसी प्राइस रेंज में। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन। सो लॉन्ग रन में वही कंपनी पैसा बनाती है जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे। अपने लिए तो वैल्यू क्रिएट हो ही जाएगी, अगर कस्टमर के माइंड में वैल्यू है ना तो वो रिपीट कस्टमर बनेगा तुम्हारा। समझ में आया? और जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन मार्केट इंडिया में 85% लोग कौन से प्राइस ब्रैकेट में है? 5,000 से 30,000 के बीच में। और इसी प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग, Xiaomi और Realme इन्होंने धूम मचा के रखी है। क्यों? वैल्यू फॉर मनी मार्केट है। सो दैट इज अ वैल्यू क्रिएशन। क्या मैकडोनल्ड्स कुछ वैल्यू क्रिएशन करता है? कस्टमर के माइंड में आप देखो, उन्होंने मील ऐसा बनाया है कि आप मैकडोनल्ड्स का अगर आप आलू टिक्की मील ले लो या उनका जो नॉर्मल वाला बर्गर का मील ले लो, तो एक बार अगर आपने वो मील ले लिया तो कुछ उसकी प्राइस जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 80 रुपीज़ टू 125 रुपये के आसपास। उसमें अलग अलग वेरिएंट है ना, स्मॉल, मीडियम, रेगुलर जो भी है। तो एक बार अगर आप वो खा लो तो आपको दोबारा से भूख नहीं लगेगी उस समय के लिए। मतलब दोपहर में जाके 11 साढ़े 11 बजे अगर आपने जा करके मैकडोनल्ड्स का मील खा लिया तो दोपहर में आपने खाना नहीं भी खाया तो भी आपको चलेगा, बिकॉज उतने में आपका पेट भर गया। यही आप किसी रेस्टोरेंट में जाके चाट वाट खा लेते हो, स्टिल आपको भूख लग जाएगी उतने ही खर्चे में। तो मैकडोनल्ड्स ने यहाँ पे आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट करके दिया है, इसीलिए उसका प्रोडक्ट बहुत फास्ट बिकता है। कस्टमर को फील है उसके वैल्यू की, उसके माइंड में उसकी वैल्यू है, यूटिलिटी प्रोवाइड करी है कस्टमर ने। तो लॉन्ग रन में हमें क्या करना चाहिए? कस्टमर ओ माइक हिल गया क्या? आवाज आ रही है अभी? लेट मी सी, शायद वो मेरा हाथ लग गया और ठीक है अभी आ रही है आवाज़। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही है। तो अगर एग्जाम में रेयरली आता है, बिकॉज इसमें वो क्या ही 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर आता भी है तो MCQ के लिए इसको याद रखिए आप। दिस पैराग्राफ इज वर्थ ऑफ एन MCQ ऑफ 1 मार्क। जिधर जिधर MCQ के ग्रे एरिया है बेटा मैं आपको मार्क कराते चलूंगा, तो दिस इज एन एरिया फॉर MCQ जिधर से आएगा। So that is all about the concept of value creation and competitive advantage. Concept of competitive advantage. चलिए अभी मैट्रिक्स पर चलेंगे। ADL मैट्रिक्स एंड GE 9 सेल मैट्रिक्स। अब इस चैप्टर से हमारे 3 ही पार्ट बचे एंड देन द चैप्टर विल गेट ओवर। एक बचा है हमारा
इंडस्ट्री लैंडस्केप का हमने जो स्टडी करा, फिर उसका एक डीपर एनालिसिस वाला एक आंसर है बड़ा सारा, एक वो आंसर बचा है, एक एडीएल मैट्रिक्स बचा है, और एक हमारा जीई 9 सेल मैट्रिक्स बचा है। एंड देन दिस चैप्टर विल बी गेटिंग ओवर। मैंने बताया ना आपको, अब ये एसएम का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो सबसे बड़ा चैप्टर भी ईआईएस के छोटे चैप्टर से छोटा है, तो बाकी चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो एसएम आपके ऐसे ग्रिप में है। किधर गया भैया, ये तो अंसारी भैया आ गए नीचे इधर। हाँ, इनके चैप्टर वाइज टेस्ट होते किसकी? हैं, इनके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। नहीं नहीं, इनका तो बेटा क्लब करके लेना पड़ता है, बिकॉज दैट डजंट मेक, मतलब पेपर सेट करने को लगता है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पूछूं इसमें से। एडीएल मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, आर्थर डी लिटिल इसके फाउंडर का नेम है बेटे, आर्थर डी लिटिल, स्टुअर्ट लिटिल नहीं, आर्थर डी लिटिल। गलती से भी गलत नाम नहीं लेना। इन्होंने कुछ एक मेनू कार्ड की तरह बनाया है, ये जो बड़ा सा टेबल आपको दिखता है, इसकी मैं ट्रिक आपको याद करने की बता दूंगा कि इसको कैसे याद करना है। पहले समझते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज को इन्होंने डिज़ाइन करके दिया। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑल द मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स को अगर देखोगे तो सबसे बड़ा मैट्रिक्स एडीएल वाला ही है। कैसे? देखो, इन्होंने सबसे पहले दिस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द पीएलसी वाला कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या ये देखा था हमने? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी होती है? 4 स्टेजेस। पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इसी को बेस लेकर इन्होंने क्या करा, एक्स एक्सिस पर इन्होंने बोला स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, और इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा नामकरण किया। वहाँ पर एडीएल मैट्रिक्स में, सॉरी पीएलसी में हम उसको बोल रहे थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को ये कहते हैं एम्ब्रॉयनिक। इंट्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉयनिक। ग्रोथ को तो ये ग्रोथ ही कहते हैं। हम वहाँ बोल रहे थे मैच्योरिटी, यहाँ पर ये बोलेंगे मैच्योर। वहाँ हम बोलेंगे डिक्लाइन, यहाँ ये बोलेंगे एजिंग। बिकॉज अगर आप अपना थोड़ा सा बना रहे हो तो थोड़ा सा अपना फील डालोगे उसमें, लेकिन स्टेजेस 4 ही है। जैसी पीएलसी में 4 स्टेजेस थी, उसी को बेस इन्होंने लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आता है एग्जाम में तो आपको लिखना है कि एडीएल मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। तो 4 स्टेजेस कौन सी इंडस्ट्री की? एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग। उधर क्या था? ग्रोथ नहीं, उधर था इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इधर एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग। थोड़े से टर्म्स अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो एक्स एक्सिस पर उन्होंने क्या करा, इसको डिफाइन करा, इंडस्ट्री की स्टेजेस क्या है आपकी, कौन सी स्टेज पे हो, आपका इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है या एजिंग है, और आपकी मार्केट में पोजीशन कैसी है। ये थोड़ा सा और एग्रेसिव मैट्रिक्स है। पीएलसी आपकी पोजीशन नहीं केवल दिखाएगा कि आप कहाँ पर हो, लेकिन आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है ये पीएलसी नहीं दिखाता, ये आपको एडीएल मैट्रिक्स दिखाता है। तो एडीएल मैट्रिक्स इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएलसी। आई एम रिपीटिंग, एडीएल मैट्रिक्स इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएलसी। आपकी मार्केट में कंपिटिटिव पोजीशन कैसी है? क्या आप एक डोमिनेंट प्लेयर हो, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, क्या आप एक फेवरेबल पोजीशन है आपकी, टेनेबल है या वीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होगा? डायरेक्ट मोनोपोली आपकी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट दूर दूर तक इतने सालों से कोई भी नहीं आया, मोनोपोली है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग मतलब आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है बट मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। मार्केट शेयर सबसे बड़ा है लेकिन मोनोपोली वाला सिचुएशन नहीं है। फेवरेबल मतलब क्या? आप टॉप 5 में आ रहे हो, यू आर नॉट द वन, यू आर नॉट ऑन नंबर 1, आप टॉप 5 में आपकी पोजीशन है कहीं, तो फेवरेबल है। व्हाट इज टेनेबल? व्हाट इज टेनेबल एंड वीक? टेनेबल का मतलब है टॉप 5 में नहीं, थोड़ा सा उससे नीचे की रैंकिंग, और वीक का मतलब है बहुत हालत ख़राब है, आप हो सकता है आपको दुकान बंद करनी पड़े, ये आपकी हालत है। तो आपकी मार्केट में पोजीशन कैसी है? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल या वीक। तो 5 तरह की आपकी मार्केट पोजीशन के बारे में बताया गया। कौन कौन सी 5 पोजीशंस? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक।
तो ये आपका वाई एक्सिस है और उधर वो 4 जो इंडस्ट्री स्टेजेस है वो आपका एक्स एक्सिस है। उधर क्या नाम था? एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग। अभी इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मतलब जहां भी आप आते हो उसके हिसाब से उन्होंने आपको स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करी है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये टेबल इसी फॉर्मेट में याद रहना पॉसिबल नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप सोच के देखिए, क्या ये आपको इसी तरह से याद रहेगा? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न इट? मुझे लगता नहीं इसके पीछे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ कि आपको इसको एग्जाम में लिखना कैसे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम में आएगा और आपको क्या क्या लिखना है। पहले हम एंड पार्ट देख रहे हैं, फिर प्रोसेस को देखेंगे। तो एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि एडीएल मैट्रिक्स किसने बनाया? आर्थर डी लिटिल। फिर आप लिखोगे कि एडीएल मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने बोलोगे इन एडीएल मैट्रिक्स द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, ऐसा लिखोगे ABCD, एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग। द इंडस्ट्री competitive position is also defined in ADL matrix, so it can be said that it is an extended version of product life cycle. So following are the competitive positions of the firm in the market. कौन से 5 पोजीशन? डोमिनेंट, फेवरेबल, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। और उसके बाद आपको लिखना है सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज एज सजेस्टेड बाय द ADL मैट्रिक्स आर एज अंडर। और 7 से 8 स्ट्रैटेजीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नाम लिख के आ जाओगे और वो इसमें से कोई भी 8 स्ट्रैटेजीज उठा लो आप। इस तरीके से वो 4 मार्क का आंसर लिख के आना, उसमें से आपको 2, 2.5 से 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे। रादर देन रिमेंबरिंग दिस कंप्लीट टेबल, दिस इज एन ईजीएस्ट वे आउट। और एक्सपेरिमेंटेड है, इसमें बच्चों ने ऐसा ही लिखा है, उनको मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा ही लिखो, फालतू में इसको याद रखने का टाइम पास मत करो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। देखो क्या खतरनाक चीज़ है। ग्रोथ की स्टेज पर तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा मॉनिपुलिस्टिक वाला तुम्हारा पोजीशन है, तो तुमको इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। कौन सी स्ट्रैटेजीज है? फास्ट ग्रो, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, ये एक स्ट्रैटेजी है। रिन्यू, डिफेंड पोजीशन, एक्ट ऑफेंसिवली। अभी इतना तुमको याद रहेगा क्या? कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सी स्ट्रैटेजी? जरा देखिए कितना बड़ा है ये। इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर दिस? अगर कोई बच्चा याद कर ले तो मेरा सल्यूट है उसको, 21 तोपों की सलामी है उसको मेरे तरफ से। सो ट्रिक यही है, जैसा हमने आपको बताया वैसे आपको आंसर लिखना है। ये हो गया कि एग्जाम में क्या प्रेजेंट करोगे, राइट। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, कि सर हम इसको समझेंगे कैसे। बड़ा ही सिंपल है। वो कहते हैं कि भैया तुम अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले तो पोजीशन देखो, क्या तुम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हो? लेट अस टेक एग्जांपल, यस हम डोमिनेंट पोजीशन में मार्केट में। क्या तुम्हारे कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ है मार्केट में? हाँ, हमारे कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिधर तुम अभी अभी आए हो और तुम्हारी डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी, कौन से इसमें ये पॉसिबल है? बताना जरा, कोई एग्जांपल है आपके मन में? जैसे स्पेस एक्स, फैल्कन 9, अभी एग्जांपल लिया मैंने। फैल्कन 9 में कोई सब्स्टिट्यूट है क्या मार्केट में? रीयूजेबल रॉकेट स्पेस में कोई दूसरा नहीं है इंडिया में। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। नासा रशिया का बिल्कुल नहीं, इसरो भी अपना बिल्कुल नहीं, केवल इलॉन मस्क के पास वो टेक्नोलॉजी है। तो वो रीयूजेबल रॉकेट की इंडस्ट्री में क्या वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है? आंसर इज यस। और क्या उनकी मार्केट में पोजीशन डोमिनेंट है? आंसर इज यस। तो इस केस में एडीएल हमारे आर्थर भैया वो कहते हैं कि तुमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ग्रो फास्ट, बिल्ड बैरियर्स एंड एक्ट ऑफेंसिवली। फास्ट ग्रो तो हम समझते हैं, फटाफट इन्वेस्टमेंट करके और प्रोडक्शन को बढ़ाओ और ज़्यादा लोगों से टाई अप करो। तो सर ये स्पेसएक्स का रॉकेट कौन यूज़ कर रहा है? नासा ने इनको 3 से 4 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया इलॉन मस्क को कि हमारे स्पेस शटल तुम्हारे रॉकेट पर ऊपर जाएंगे और तुम उसको क्या करोगे? तुम्हारे रॉकेट को रीयूज़ करेंगे हम, बिकॉज उससे कॉस्ट घटती है। आप समझ रहे हो? रॉकेट बना के ऊपर दिया, वो आसमान में ही फूट गया तो पैसा तो जल गया ना तेरा। रीयूजेबल रॉकेट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, पैसा बचता है, कॉस्ट कम लगती है। तो फास्ट ग्रो करो। बिल्ड बैरियर्स, बैरियर कैसे बिल्ड करेंगे? क्या स्पीड ब्रेकर की बात हो रही है यहाँ पर? हवा में कैसे स्पीड ब्रेकर लगाएंगे?
व्हाट इज अ बिल्ड बैरियर स्ट्रेटेजी? पेटेंट्स, पेटेंट, वेरी गुड। बिल्ड बैरियर मतलब आपको बेटा पेटेंट फाइल कर देना है अपने नाम का। तो फैल्कन 9 की जो टेक्नोलॉजी है उस पर स्पेसएक्स का पेटेंट फाइल्ड है, मतलब अब आप दुनिया में दूसरा कोई फैल्कन 9 के जैसा टेक्नोलॉजी यूज करके रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना सकता। क्यों? उनके नाम पर पेटेंट है। तो बिल्ड द बैरियर्स। एंड व्हाट इज एक्ट ऑफेंसिवली? अगर दूसरी कोई कंपनी, इलॉन मस्क को दिखता है कि दूसरी कोई कंपनी इसी एरिया में काम कर रही है और उसको थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिल रहा है, तो इलॉन मस्क जाकर उस कंपनी को अक्वायर कर लेंगे। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर करा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, कंपटीशन ही खत्म कर दो, उसको कहते हैं एक्ट ऑफेंसिवली। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको सजेस्ट करता है एडीएल मैट्रिक्स। तो है बड़ा प्रैक्टिकल, ढेर सारी स्ट्रैटेजीज है आपके पास, केवल आपको ये देखना है कि तुम कौन से बॉक्स में फिट होते हो और वो हिसाब से तुमको स्ट्रैटेजीज को करना है। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 8 स्ट्रैटेजीज लर्न कर लो और एग्जाम में वो लिख के आना कि सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज एज सजेस्टेड बाय द एडीएल मैट्रिक्स आर एज अंडर। तो एग्जामिनर बोलेगा यार बच्चे ने पूरा टेबल लर्न नहीं किया है लेकिन बच्चे ने कुछ गलत भी नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो रहा है उधर। समटाइम्स आपको स्ट्रैटेजी सोचकर चलना है, एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दो तो वो आपको 0 मार्क्स भी देगा नहीं तो फुल मार्क्स भी देगा नहीं, बीच का मार्क्स आपको दे देगा। और यही तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये आंसर को बिना लर्न करे ही हमको मार्क्स मिल जाए। बिकॉज यार इसको लर्न करके देखो आप, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बच्चों ने काफ़ी ट्राई करा है, हमने भी कई सारी ट्रिक्स लगा ली कि इसको कैसे लर्न करवाए, लेकिन कुछ ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो इट्स बेटर कि इसको ऐसा बाईपास करें हम। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। आप मैच्योरिटी की स्टेज पर आपकी कंपनी है और क्या आपकी ऐसी डोमिनेंट पोजीशन है? ऐसा कौन सा कंपनी है? एक ही एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। मैच्योरिटी की स्टेज पर है फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में डोमिनेंट पोजीशन पर है। तो एडीएल भैया बोलते हैं तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। कौन कौन सी? डिफेंड द पोजीशन, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली। अब ये कुछ नया आपको दिख रहा है इधर, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप। अटेंड कॉस्ट लीडरशिप का ये मतलब है सबसे सस्ता बेचो तुम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लेवल की है माइक्रोसॉफ्ट की, उसी लेवल का कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मार्केट में एक तो पहले अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो महंगा है। जैसे मतलब अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल का iOS, लेकिन एप्पल का जो iOS है वो केवल एप्पल प्रोडक्ट्स में चलता है, दूसरे प्रोडक्ट्स में चलता ही नहीं है। तो एज सच कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज नहीं करनी है। माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी कॉस्ट कितनी आप जानते हैं? 4-4.5 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 6,000 रुपये। उसमें अलग अलग वर्जन आते हैं ना, होम, प्रीमियम, अल्टीमेट, ऐसा अलग अलग है। विंडोज़ 10 अल्टीमेट, विंडोज़ 10 होम एडिशन, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल एडिशन, ऐसे अलग अलग एडिशन है उनके। तो प्राइसिंग आपको कंपिटिटिव रखनी है, उसी का नाम है बेटा कॉस्ट लीडरशिप। एंड डोंट वरी, ये कॉस्ट लीडरशिप हमको चैप्टर 5 में देखना है। जब चैप्टर 5 में हम करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजीज का नाम मैंने आपको बताया था, माइकल पोर्टर जो आज भी जिंदा है, उसकी स्ट्रैटेजी है ये कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। इसी तरह से आपका जहां भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठता है, कुछ और स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है। कुछ नया दिखता तो मैं आपको इमीडिएटली बता देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्न अराउंड। अब देखिए, मार्केट में आपकी पोजीशन फेवरेबल है और तुम यहाँ पर हो मतलब मैच्योरिटी की स्टेज पर है। मैच्योरिटी की स्टेज का मतलब है तुमने कई सालों तक बिजनेस किया है, लेकिन फिर भी तुम अपना मार्केट में नाम नहीं बना पाए, बिकॉज तुम्हारी मार्केट में पोजीशन क्या है? फेवरेबल है। तो तुम्हारे लिए ये वाली स्ट्रेटेजी सजेस्ट करी है हमारे एडीएल भैया ने। क्यों? कौन कौन सी है स्ट्रेटेजी? फोकस, डिफरेंशिएट, हार्वेस्ट, फाइंड निश, होल्ड द निश, टर्न अराउंड, ग्रो विद द इंडस्ट्री एंड हिट स्मॉलर फॉर्म्स। फोकस स्ट्रेटेजी मतलब क्या? देखिए, फोकस, होल्ड निश एंड फाइंड निश, ये लगभग सिमिलर स्ट्रेटेजीज है। निश का मतलब होता है छोटा मार्केट। अब वो जो सिद्धि विनायक स्टोर है उसका मार्केट कौन सा है? अच्छा, मुझे एक बार जरा याद दिलाना, सिद्धि विनायक कौन से एरिया में है वो सिद्धि विनायक स्टोर? भावानगर। भावानगर ऐसा एरिया का नाम है क्या? हाँ। मुझे वो नासिक का ये पता है,
जिधर वो मेरी आंटी रहती है, गंगापुर रोड पे वो जितेंद्र इलेक्ट्रिक है, जितेंद्र वर्ल्ड है, जानते हैं क्या आप लोग? सूर होटल है, सूर होटल के बिल्कुल बगल में वो जो जितेंद्र इलेक्ट्रिक है, आई मीन जितेंद्र वर्ल्ड नाम है उसका। तो अगर आप उसको देखो तो वो सारी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइट गुड्स में डील करता है। एसी, आपका रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, ऐसे चीज़ों में वो डील कर, हम उसको कहते हैं वाइट गुड्स, वाइट लेबल गुड्स, इसमें वो डील करता है। लेकिन क्या जितेंद्र इलेक्ट्रिक का मार्केट नासिक के बाहर है क्या? अब मुझे वो नाम इसलिए पता है बिकॉज मेरी जो आंटी है, बुआ है, वो बिल्कुल उधर बाजू में रहती है, वो लैंडस्केप अपार्टमेंट में वहीं वो रहते हैं। तो जब कभी भी मैं नासिक आता हूँ तो मैं वहीं रुकता हूँ, तो मेरे को पता है ये बगल में जितेंद्र वर्ल्ड है, इसलिए मुझे नाम पता है। लेकिन हो सकता है कि धुलिया के या दिल्ली के, अहमदाबाद के किसी बंदे को जितेंद्र इलेक्ट्रिक का नाम ना पता हो। तो जितेंद्र इलेक्ट्रिक की जो स्ट्रैटेजी है, इलेक्ट्रिक क्यों आ रहा है पता नहीं मेरे माइंड में, जितेंद्र वर्ल्ड, इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो कौन सी है? निश मार्केट। उसका मार्केट वो गंगापुर रोड के आसपास ही है। हो सकता है कि नासिक रोड का कोई बच्चा हो या कोई ऐसा सिटीजन हो जिसको जितेंद्र वर्ल्ड के बारे में ना पता हो, ऐसा भी कोई हो सकता है। यहाँ पे से कोई बच्चा है जिसको जितेंद्र वर्ल्ड के बारे में नहीं पता था? इज एनीवन आउट देयर? सिद्धि कह रही कि सर मेरे को नहीं पता। देखो नासिक में कुछ बच्चों को पता नहीं है, इसको कहते हैं निश मार्केट, आपका अपना छोटा मार्केट। वो है स्ट्रैटेजी, फोकस स्ट्रैटेजी। मतलब जो सेलर है वो दूसरी जगह पर देख ही नहीं रहा, उसने अपना एरिया फिक्स करा, भैया मैं इधर ही धंधा करूंगा और मैं इधर ही फेमस बनूंगा, यही मेरी दुनिया है, मैं इधर ही वर्ल्ड फेमस बनूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। दैट इज दैट स्ट्रैटेजी, होल्ड द निश, लेकिन फिर उधर तुमको बढ़िया मार्केटिंग करना है। व्हाट अबाउट के फॉर काठियावाड़, वो क्या करता है? अरे कितना एडवर्ट करता है भैया, मतलब दूल्हे तक बोर्ड लगा दिए उसने, एडवर्टीजमेंट की हाइट हो गई। के फॉर काठियावाड़, ए फॉर एप्पल है और डायरेक्टली के फॉर काठियावाड़ है, फिर उसी लाइन में है वो, सही है। चलिए, व्हाट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न अराउंड? क्या ये पहले सुना है या पहले सुना है आपने? मतलब क्या हैव यू हर्ड दिस कॉन्सेप्ट टर्न अराउंड? टर्न अराउंड का मतलब होता है बेटा, आपकी कंपनी अभी तक कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार पाई बिकॉज आप फेवरेबल पोजीशन में थे। तो टर्न अराउंड का मतलब है ट्राई टू नाउ बिकम फेमस, ट्राई मोर मार्केटिंग, ट्राई समथिंग मोर इनोवेशन, या ट्राई करो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के कहीं और ब्रांचेस को ओपन करो, तो आपकी पोजीशन हो सकता है फेवरेबल से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़े। हम चाहते हैं आपकी पोजीशन ऊपर बढ़े, इसलिए ट्राई टू टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का लिटरल मीनिंग होता है लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं टर्न अराउंड करना। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। और देखते हैं कुछ अलग स्ट्रेटजी दिखती है क्या। डिफरेंशिएट एक स्ट्रेटजी है। डिफरेंशिएट का मतलब है आप खुद को औरों से अलग बना के रखो। अब देखिए नासिक का वो बहुत बड़ा फेमस सा ब्रांड है चाय का, चाय टपरी, वो कॉलेज रोड के डोमिनोज के क्रॉस में वहाँ पे है क्या उधर अभी भी, या उठ गया वहाँ से? अरे चाय टपरी पता ही नहीं, पता है आपको? नासिक का ही ब्रांड है। हाँ वो कॉलेज रोड के वो डोमिनोज के उधर क्रॉस में ही है वो चाय टपरी। तो उसने ऐसा अलग क्या करा जो बाकी चाय वाले नहीं कर पाए? उसमें अलग क्या है ऐसे? आप ही बताइए, आप अच्छे से बता सकते हो। बैठने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया। माहौल क्रिएट करके दिया, चाय पे चर्चा का माहौल क्रिएट किया उसने। येवले चाय को अगर आप देखो, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस चाय, भैया कोई दिल्ली से बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो भैया येवले चाय एक बहुत बड़ा ब्रांड है महाराष्ट्र में। जैसे दिल्ली में वो एक क्या यार उसका नाम है, डॉट पॉट करके काफ़ी फेमस सा ब्रांड है दिल्ली में। तो जैसे आपके दिल्ली में डॉट पॉट है, भैया हमारे महाराष्ट्र में येवले चाय बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इन्होंने कुछ तो खुद को अलग किया है। येवले चाय ने क्या करा, अपना फ्लेवर इलायची वाला बना दिया। चाय टपरे वाले ने क्या बोला कि हम चाय तो नॉर्मल बनाएंगे लेकिन हम टाइम स्पेंडिंग के लिए जगह आपके लिए बना देंगे। तो ऐसा अगर आप डिफरेंशिएट करोगे मार्केट में तो कस्टमर आपके पास आएगा। प्रोडक्ट वही है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ये भी हम चैप्टर 5 में देखने वाले हैं। और ये फोकस की भी स्ट्रैटेजी चैप्टर 5 की ही है। सब माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी है, आर्थर भैया ने इधर उधर से जुगाड़ किया हुआ है। देखिए ज़रा। और जो वीक पोजीशन है उसको तो पहले दिन से बोल रहे, फाइंड निश, कैचअप, ग्रो विथ इंडस्ट्री, टर्न अराउंड, रिट्रेंच, निश और विड्रॉ। भैया विड्रॉ कर लो, विड्रॉ, डाइवेस्ट,
इधर तो डायरेक्ट बोला भैया घर जाओ। रिट्रेंच का मतलब होता है विड्रॉवल। रिट्रेंच में मतलब होता है तीन चीज़ें। आप पहले तो टर्न अराउंड का ट्राई करो, वो नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट का ट्राई करो, वो भी नहीं हुआ तो दुकान बंद, लिक्विडेट कर दो। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में तीन स्ट्रैटेजी आती है। देखिए कोई भी बिजनेसमैन ना एकदम से दुकान बंद नहीं करेगा, वो पहले ट्राई करेगा यार मैं कुछ तो करूँ, कुछ तो जुगाड़ करूँ, कैसे तो बिजनेस को मैं चलाऊँ। उसको बोलते हैं टर्न अराउंड का ट्राई करना। फिर नहीं होता है, फिर वो सोचेगा कि क्या मेरे पास कोई दूसरा धंधा है जिधर इधर मैं इधर से पैसा निकाल के उधर डालूं, तो उसको बोलेंगे डाइवेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। कुछ नहीं है उसके पास तो लॉस में कब तक धंधा करेगा बे, दुकान बंद कर ले, उसको बोलेंगे लिक्विडेशन। ये तीनों स्ट्रैटेजीज अ पार्ट ऑफ योर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। सर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कहाँ पढ़ना है हमको? ये पढ़ना है आपके चैप्टर 4 में। तो मोटा मोटी तौर पे जब चैप्टर 5, 6, 4 ये हो जाएंगे तो एडियल मैट्रिक्स में क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपकी। और इसको लिखना कैसे है ये ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया। कैसे लिखोगे? आर्थर डी लिटिल ने इसको बनाया, मतलब इसके जो फाउंडर है उसका नाम है आर्थर डी लिटिल। वो एग्जाम में आपको लिख के नहीं देंगे, आईसीआई बड़ा होशियार है, वो बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडियल मैट्रिक्स, तो लिखिए फुल फॉर्म। इट इज फॉर्म्ड बाय आर्थर डी लिटिल, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर बताइए इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर इंडस्ट्री के स्टेज को बताइए 4 स्टेजेस कौन सी, बताइए कॉम्पिटिटिव पोजीशन 5 कौन सी, और नीचे लिखिए सम ऑफ द स्ट्रेटजीज एज सजेस्टेड बाय आर्थर डी लिटिल और द एडियल मैट्रिक्स आर एज अंडर। और कोई भी 7 से 8 स्ट्रेटजीज लिख के आओ। याद रहेगा आपको कैसे लिखना है? यस सर। और जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। सो इसको ज़्यादा लोड मत लेना, इसको इसी तरह से लर्न कर लेना। बस जो मैंने आपको बताया बेटा वही यहाँ पर दिया हुआ है थियोरी फॉर्म में। बाकी इसको लिखने की ट्रिक आपको हमने बताई है और ये टेस्टेड है, बच्चों को मार्क्स मिला है इस पर। 4 मार्क के लिए आया तो आएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा समय हो रहा है मनोरंजन का, फिर हम उसके बाद जी 9 सेल मैट्रिक्स पर बढ़ेंगे। तो आज किसका चांस है? हु इज गोना परफॉर्म टुडे? वी विल वेट फॉर अ ब्रेक। बोलिए। नॉमिनेशन, यस। कुणाल भैया नॉमिनेट करो किसी को। सर कौन कौन बाकी है? कौन कौन बचा भैया? जो जो बचा है वो खुद ही आगे आ जाओ। अब इतने राउंड्स हो गए, याद नहीं रह रहा। मुझे लगता है मुझे या आप ही बता दो यार कौन बचा हुआ है। लगभग सबके हो गए, 3 हो गए। तो कोई आगे आना चाहता हो तो बताइए, फिर उनको नॉमिनेट करेंगे, फिर वो किसी और को, और फिर से हमारा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। युक्ता महाजन बेटा आपका हो गया? सेकंड में हो गया। मेरे को जो याद नहीं आ रहा, तितिक्षा संपत काबरा को करते। चलो है, काबरा को लटका देंगे आज। तो अगला नॉमिनी है तनिष्क। है भैया तुम्हारा चांस है कल, अभी देखो क्या करते हो। अच्छा कंपल्सरी भैया, देखो पब्लिक की डिमांड है, गाना गाना पड़ेगा तुमको फिक्टिशियस कैरेक्टर के लिए, ठीक है? सर गाने को बोल रहा था मैं तो। हाँ हाँ तो तुम क्या करने वाले थे तनिष्क? रैप करने वाले थे, तो दोनों कर देना, गाना भी गा लेना और रैप भी कर देना। हाँ तो अगला नॉमिनी है तनिष्क। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी गो फॉरवर्ड एंड वी नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, और वी राइटली कॉल इट द जीई 9 सेल मैट्रिक्स। अब सबसे पहला यार, इसको ये 9 सेल मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है? देखो नाम लिखा हुआ है जीई 9 सेल मैट्रिक्स। व्हाई डू वी कॉल इट अ 9 सेल? बिकॉज देर आर 9 सेल्स इन दिस मैट्रिक्स। बताएंगे आपको। यहाँ पर जो थोड़ा डायग्राम है वो ब्लर हो चुका है, तो आई विल पुट अप अ न्यू डायग्राम फॉर यू।
दिस इज द GE9 सेल मैट्रिक्स। अगर आप इसको सही तरीके से देखो तो यहाँ पे जो बॉक्सेस है ना, दीज आर 9 बॉक्सेस, इसीलिए इसका नाम है GE9 सेल मैट्रिक्स। इसको ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स ऐसा भी बोला जाता है, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के जैसे 3 आपको कलर्स दिखाई देते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। तो एग्जाम में इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसा ट्विस्ट मारता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स, यही आंसर लिखना है आपको। या MCQ में कभी कभी पूछते द अदर नेम फॉर GE9 सेल मैट्रिक्स इज ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब बेसिकली इसका नाम ऐसा क्यों है GE9 सेल, और इसको बनाया किसने, पहले हमको ये समझना पड़ेगा और फिर हम इसके डिटेल में चलेंगे। तो 2 कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया, एक है आपकी जनरल इलेक्ट्रिक और दूसरा एक कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है मैकेंसी एंड कंपनी। जरा देखिए, दिस मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक, डेवलप्ड बाय GE विद द असिस्टेंस ऑफ द कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी एंड कंपनी। जैसा हमने देखा था ना बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, वो जो BCG है, वैसा भी ये वर्ल्ड फेमस मैकेंसी एंड कंपनी एक अच्छी कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने और जनरल इलेक्ट्रिक ने जनरल इलेक्ट्रिक के बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया कि अगर हम उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जिधर फिट होते हैं वो स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे, ऐसा इन्होंने फिक्स किया। और उन्होंने उसको यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजीज का नाम दिया। वो 3 स्ट्रैटेजीज कौन सी, ये रही बेटा आपके सामने वो 3 स्ट्रैटेजीज, ग्रो, होल्ड एंड हार्वेस्ट, ये 3 स्ट्रैटेजीज है, लेकिन अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अभी अगर आप उसके एक्स एक्सिस पर देखोगे तो उन्होंने बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ को बताया 3 हिस्सों में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। और तुम्हारा जो इधर है वाई एक्सिस पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मतलब जिस इंडस्ट्री में तुम हो वो इंडस्ट्री कैसी है, उसका फ्यूचर ब्राइट है या उसका फ्यूचर ठीक ठाक है, या अब वो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो हमने उसको लिखा हाई, मीडियम, लो। जैसे एग्जांपल लूँगा, इलेक्ट्रिक का जो फीचर है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इसका जो इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज आगे चल के यही चलेगा, तो हम बोलेंगे इसका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत हायर पर है, हाई एंड पर है। फ्यूल वाली कार्स, फ्यूल वाले 2 व्हीलर्स, इसका इंडस्ट्री डिक्लाइन नहीं है लेकिन आगे चल के दिक्कत तो है, लेकिन हम उसको बोलेंगे फ्यूल का इंडस्ट्री अभी एवरेज है ना। सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इससे जो चलने वाले प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है उसका अट्रैक्टिवनेस कैसा होगा, हाई, मीडियम या लो, क्या होगा, हाई होगा डेफिनेटली। आगे चल के हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आप देखिए, और उस इंडस्ट्री में तुम्हारी पोजीशन क्या है वो आपको देखना है। तो ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स है और इसलिए ये आपका टोटल 9 सेल्स यहाँ पर बनते हैं। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, जहाँ पर आपका इंडस्ट्री भी बहुत बूमिंग में है और आप एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो आपको ग्रो करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक मार्केट का, ये हाई है, इसका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, आंसर इज यस। क्या ओला की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनने के कगार पर है? अभी तक बनी नहीं है, लेकिन जब ओला मार्केट में आ जाएगी तो क्या वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी? हाँ डेफिनेटली होगी। उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उनकी फैक्ट्री का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, और इतना ही नहीं, वो खुद के चार्जर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं। कल आपको दिखाया था हमने, कल या परसों शायद, कि नासिक में किधर किधर उसका चार्जर रहने वाला है ओला का। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आपको क्या करना चाहिए? ग्रोथ की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। फिर अगर आपकी इंडस्ट्री एवरेज है लेकिन आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, आपको स्टिल ग्रो की स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल हीरो मोटरकॉर्प या फिर आपका बजाज। हीरो और बजाज आज कौन सी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं? फ्यूल बेस्ड। क्या हीरो की पोजीशन मार्केट में स्ट्रॉन्ग है? हाँ या ना? क्या हीरो की पोजीशन मार्केट में स्ट्रॉन्ग है क्या? यस, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर फ्यूल बेस्ड में आज भी हीरो ही है, हीरो है। तो बट इंडस्ट्री कैसा है? मीडियम है, बिकॉज फ्यूल वाली अब 2 व्हीलर लोग प्रीफर नहीं कर रहे। भैया पेट्रोल के दाम 100 रुपये के ऊपर चढ़ चुके, लेकिन फिर भी हीरो को कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए? ग्रो की स्ट्रैटेजी। आई होप आप समझ रहे हो इस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए, इस वाली स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद अगर आपकी इंडस्ट्री लोअर एंड पर है, आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, तो आपको होल्ड की स्ट्रैटेजी लगानी है। जो पोजीशन है उसको बना के रखो, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। बस इसी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये स्ट्रैटेजीज आपको लगाते चलिए। देयर इज नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। सर ये हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हार्वेस्ट? सिखाया था हमने आपको, बताइए जरा हार्वेस्ट का मतलब। पैसे विड्रॉ कर लो और उसमें इन्वेस्ट करो, R&D करो। नहीं, R&D में इन्वेस्टमेंट करोगे बेटा तो वो ग्रो की स्ट्रैटेजी हो जाएगी। हार्वेस्ट का मतलब है अब तुम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हारा पैसा कैसे रिकवर होगा, और अगर नहीं हो रहा तो दूसरी जगह पैसा शिफ्ट कर दो, तुमसे ना हो पाएगा। ये वाली स्ट्रैटेजी है आपकी हार्वेस्ट की स्ट्रैटेजी। व्हाट इज होल्ड की स्ट्रैटेजी? स्टेबिलिटी, मेंटेन द पोजीशन, मार्केट शेयर को मेंटेन करो, तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करो, उसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस करो, वर्जन्स लेके आओ। मार्केट शेयर ना बढ़ेगा ना घटेगा, मेंटेन रहेगा, उसको बोलेंगे होल्ड की स्ट्रैटेजी। सी अंडरस्टैंड, ये जो सारे मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं ये तो सजेशन है आपको कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जैसे बोले वैसा ही मार्केट रिएक्ट करेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। लोग कभी भी कुछ भी उनके मन में आ सकता है, रातों रात उनकी टेस्ट बदल सकती है, कुछ भी उनके मन में आएगा। हो सकता है आज हम लोग बोल रहे इलेक्ट्रिक बहुत इलेक्ट्रिक, लेकिन लोगों को लगे यार इलेक्ट्रिक बिल्कुल बकवास है, फ्यूल ही अच्छा है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का मार्केट फिर गिर जाए। तो वी कैन नेवर से व्हाट कैन हैपन, बट स्टिल कौन से मार्केट में आइडियली आपने क्या करना चाहिए ये एक सजेशन है, बाकी क्या करना है वो तो अल्टीमेटली बेटा आपका डिसीजन है। सजेशन देना स्ट्रैटेजी का काम है ना। सो हमेशा याद रखना, बच्चे पूछते हैं क्वेरी जब अकेले में वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद बच्चों से क्वेरी आती है सर लेकिन ऐसा किया, लेकिन कंपनी ने ऐसा किया, लेकिन अगर कस्टमर ने ऐसा बिहेव किया तो क्या करेंगे? मैंने बोला बेटा रिस्क तो हर जगह है, रिस्क तो बिजनेस में भी है, तो ये एक आइडियल सजेशन है आपको। अल्टीमेटली मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो तो आपको एक्चुअल करके ही पता चलेगा, है ना, लेकिन सजेशन देने का काम मैट्रिक्स का है। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ रहा है, बैकग्राउंड समझ रहा है कि क्या मतलब है ये सब मैट्रिक्स पढ़ने का। यस सर। चलिए थोड़ा सा इसका रीडिंग करेंगे। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच इन दिस मॉडल हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अदर नेम इज ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स। एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं वो कुछ भी, ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स। द लाइट्स दैट आर यूज एट क्रॉसिंग्स टू मैनेज द ट्रैफिक्स, ओहो क्या इंफॉर्मेशन है, ग्रीन फॉर गो, एम्बर और येलो फॉर कॉशन एंड रेड फॉर स्टॉप। दिस मॉड्यूल यूज टू फैक्टर्स वाइल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ और आपकी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। द वर्टिकल एक्सिस क्या कहता है, वो नीचे का एक्सिस क्या कहता है, ये मैंने ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। फैक्टर्स मेजरिंग मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ये आपके एमसीक्यू के लिए है, ये आपको याद रखना है। आपकी जो मार्केट अट्रैक्टिवनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, जरा देखिए, साइज ऑफ द मार्केट। ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, याद करने के लिए नहीं, ओनली एक बार रीड कर लेना है आपको कि कौन से बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट कैसा है तुम्हारा। मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, competitive intensity. What is a competitive intensity? Number of competitors, available technology, pricing, trends। जैसे अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में गाड़ियां सस्ती है कि गाड़ियां महंगी है, अभी क्या है? नहीं, गाड़ियां महंगी है, उनकी रनिंग कॉस्ट सस्ती बेटा, लेकिन प्राइस महंगा है उनका। ओवरऑल रिस्क ऑफ रिटर्न्स इन द इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिमांड वेरिएबिलिटी, सेगमेंटेशन, ये कुछ फैक्टर्स है जिस पर तुम्हारी इंडस्ट्री कैसी है ये हमको पता चलता है। बस एक लिस्ट रीडिंग के लिए है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक बार रीड करवा दिया। बाकी आंसर जब आपको लिखना है तो बेटा ये वाला कंटेंट है 4 मार्क के लिए, ये कंटेंट एंड डायग्राम। सर डायग्राम कौन सा ड्रॉ करें हम?
बेटा डायग्राम ये वाला ड्रॉ कर लो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्या इसका फोटो में डाल दूं ग्रुप में? ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा जो नोट्स में आया ना, वो क्या होता है कभी कभी इमेज कहीं से उठा के हम पेस्ट करते हैं तो कभी कभी वो उसके इमेजेस का पिक्सल हिल जाता है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सो यू विल हैव अ डायग्राम फॉर रेफरेंस। इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। यार ये पीछे कुछ तो वीडियो चल रहा है लगता, रोवेट मोटर्स का अभी भी चालू है। ये देखो उनकी बाइक का वीडियो दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, रोवेट मोटर्स किधर से है? पुणे से है, अपने पुणे से ही इधर पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। ड्राइवर्स मेजरिंग बिजनेस स्ट्रेंथ, इसको भी एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो आप। इंडस्ट्री को पहचानने के लिए ऊपर के पॉइंट्स और तुम्हारी बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में तुम्हारी क्या पोजीशन है ये पहचानने वाले ये वाले पॉइंट्स क्या क्या है। पहला तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी, ब्रांड इमेज, एबिलिटी टू compete ऑन प्राइस एंड क्वालिटी, कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी ना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। क्यों ऐसा? क्यों इंडिया में कस्टमर किसी ब्रांड के लिए लॉयल नहीं रहता? वाई सो? विश्वास नहीं करते एकदम। बेटे आपने तो काफ़ी ऐसे मतलब भावनात्मक बात कर दी। विश्वास की बात नहीं है, बात है पैसे की। प्राइस सेंसिटिव मार्केट, अगर हमें 10 रुपये कोई चीज़ कहीं सस्ती मिलेगी ना, कस्टमर वही शिफ्ट हो जाएगा। हाँ या ना बताओ? ये मेन पॉइंट है, पैसे का खेल है सारा। तो भावना में ना बहना, पैसे को देखना। प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन, मैनेजमेंट कैलिबर। व्हाट इज मैनेजमेंट कैलिबर? कैलिबर, मैनेजमेंट कैलिबर क्या होता है भैया? मैनेजमेंट को सिचुएशन हैंडल करने की जो क्या बोलते हैं कैपेसिटीज है। कैपेसिटी वो कैसी है? अब जैसे देखो वो पीछे झगड़ा हो गया था रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, पता है आपको वो केस? क्यों हुआ था वो झगड़ा? क्या रीजन था उसका? बिकॉज साइरस मिस्त्री क्या कर रहे थे, ही वॉज नॉट बैड बट ही वॉज टेकिंग दोज डिसीजंस जो टाटा की इमेज को हैम्पर कर रहे थे। जैसे अभी टाटा ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा ने वो टाटा डोकोमो जो है, डोकोमो इज फ्रॉम चाइना और टाटा अपने इंडिया का है, तो उन्होंने टाटा डोकोमो के नाम के नीचे वो टेलीकॉम कंपनी चालू करी थी। तो उस टाइम पे रतन टाटा वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। उन्होंने उनके साथ एक अग्रीमेंट किया था, उनको एक वर्ड दिया था कि इन फ्यूचर अगर हमारा ये जो टाइप है ये टूटता है तो हम आपको जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी वो आपको लौटा देंगे, हम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेंगे, हम आपको आपका इन्वेस्टमेंट लौटा देंगे। नाउ दिस इज अ वर्ड ऑफ रतन टाटा। और रतन टाटा एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, अपने प्रोमिसेस और वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप की इमेज मार्केट में ऐसी बनाई है कि टाटा मतलब ट्रस्ट। हाँ या ना, क्या ऐसी इमेज है मार्केट में? टाटा मतलब ट्रस्ट, ऐसी इमेज उन्होंने पूरी बनाई हुई है पूरे ग्रुप की। तो साइरस मिस्त्री ने क्या करा, सबसे पहली गलती यही करी कि जब उन्होंने टाटा डोकोमो के साथ जब टाइप टूटा तो उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लौटाया। किसको? टाटा डोकोमो, मतलब वो डोकोमो कंपनी को नहीं लौटाया। उसको बोला कि इतना पैसा बचा है, इसमें से हम 50-50% बांट लेंगे। तो तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गया, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गया, जो बचा है उसमें से हम हिस्सेदारी कर लेंगे। तो रतन टाटा ने बोला भैया हमने उनको वर्ड दिया है कि जिस दिन हमारा टाइप टूटेगा तुम्हारा पूरा पैसा तुमको वापस देंगे, भले ही हमें नुकसान हो जाए। तो साइरस मिस्त्री बोले लेकिन मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और कंपनी के हित में डिसीजन लेना मेरा काम है। तो रतन टाटा ने बोला कंपनी के तुम चेयरमैन तो हो लेकिन तुम पूरे ग्रुप की इमेज खराब कर दोगे अगर तुमने ये डिसीजन किया। और ऐसे कई सारे डिसीजन साइरस मिस्त्री ने लिए जो टाटा ग्रुप के इमेज के अगेंस्ट जा रहे थे। एज ए स्ट्रैटेजिस्ट ही इज़ गुड बट कंपनी का इमेज भी आपको मेंटेन करना होता है, और इसी के बीच वो सारा राडा वहाँ पर हो गया। ये था मेन रीज़न उस झगड़े के पीछे। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द मैनेजमेंट कैलिबर। बोलिए एंडिंग में क्या हुआ, कैसे इन्वेस्टमेंट? तो एंडिंग में क्या, वो उन्होंने उसको क्या करा, बोर्ड से निकाल दिया। और फिर साइरस मिस्त्री ने वो सुप्रीम कोर्ट में केस गई, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एंड में क्या हुआ कि साइरस मिस्त्री को उन्होंने बोला कि अब तो आप टाटा के बोर्ड पर नहीं आ सकते, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन रिमेन अ डायरेक्टर। बिकॉज उनका एकदम से ऐसा रिमूवल कर दिया था जो लॉ के हिसाब से सही नहीं था। रतन टाटा ने क्या करा था, जो उनके आदमी थे उनको
आप वोट किया, वोटिंग करी मीटिंग में और बोला कि आपके अगेंस्ट वोटिंग हो गई, अभी आप जा सकते हो। आप ऐसे ही किसी कंपनी के चेयरमैन को नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्रोसेस होती है। तो उन्होंने उसका सहारा लेकर केस फाइल करा टाटा सन्स पर, एंड देन दैट केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड NCLT, और फिर लास्ट में ये डिसीजन आया कि आप चेयरमैन तो नहीं रहोगे, बट इफ़ यू वांट यू कैन रिमेन एज अ डायरेक्टर ऑन टाटा सन्स। बट देन साइरस मिस्त्री भी कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी, उसने बोला कि मुझे डायरेक्टरशिप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कंपनी के हित में काम कर रहा था, तो आई विल रिमेन अ मेंबर ऑफ एंड अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द बोर्ड, और उन्होंने बोर्ड को छोड़ दिया। सो ये बेटा मैनेजमेंट का कैलिबर देखना कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। जब ये प्राइजेस, मतलब ये वॉर चल रहा था इंटरनल मैनेजमेंट में, तब टाटा का जो शेयर है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, तब वो बहुत नीचे हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। उस टाइम पे जिसने इन्वेस्टमेंट करी उसको आज बहुत फ़ायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द GE 9 सेल मैट्रिक्स। बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, है ना? सो दिस चैप्टर विल बी गेटिंग ओवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मज़े कीजिए, बाय बाय। टुमारो वी आर हैविंग क्लास सेम टाइम। Yes, sir. ओके, बाय बाय Bye, sir. Bye. बाय बाय।